जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी को ऑलरेडी हम लोग पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। जो भी टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था उसको हमने क्या किया है, अच्छे से आपको कवर किया है। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कीजिए। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में। सेटलमेंट ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है आपका रूरल सेटलमेंट एंड उसके टाइप्स। ठीक है, रूरल सेटलमेंट के प्रकार कितने हैं और उसका पैटर्न कैसे होता है, इन सब बातों पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज से देखते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है, रूरल सेटलमेंट क्या होता है और उसके टाइप्स और पैटर्न की क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेटलमेंट क्या होता है। रूरल सेटलमेंट टाइप्स एंड पैटर्न। ठीक है, यानी जो आपका रूरल यानी क्या है कि ग्रामीण अधिवास क्या होता है। ठीक है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और पैटर्न उसका क्या है यानी प्रतिरूप क्या है। इस तीन चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो रूरल सेटलमेंट को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली ये सेटलमेंट क्या होता है। यानी सेटलमेंट को हिंदी में बोलते हैं अधिवास। क्या बोलते हैं? अधिवास। अधिवास का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर। ठीक है, तो अधिवास का जो संदर्भ है, अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में इसका काफी वास्ट जो है एस्पेक्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही विस्तृत जो है पहलुओं में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो बहुत प्रकार के हैं। अगर आप एंशियंट से वर्तमान तक बात करें तो टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण जो घर हैं वो बहुत ही मॉडर्न होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो है सेटलमेंट क्या होता है, इसकी कोई एक ऐसी परिभाषा बताना जिसमें सेटलमेंट के सारे पहलुओं को सम्मिलित करे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो सेटलमेंट क्या होता है, तो सेटलमेंट क्या होता है, ये कुछ घरों का क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, यानी इसमें एक घर शामिल है वो भी आपका सेटलमेंट है, 1000 घर 1,00,000 घर शामिल है उसमें वो भी क्या है, सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट में आपका जो है कच्चे घर भी हो सकते हैं और ईंटों के बने पक्के बहुमंजिले भी घर हो सकते हैं, एक मंजिला का घर भी हो सकता है। ठीक है, घर तो गांव में रामू का भी है और घर मुंबई में मुकेश अंबानी का भी है, अंटालिया विला, जो कि शायद पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा घर है। तो अब यानी जो सेटलमेंट है, अधिवास है, इसको कैसे परिभाषित किया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए आप लोग अधिवास को कैसे समझें कि यह क्या होता है, कुछ एक घर से लेकर या कई घरों का क्या होता है, एक समूह होता है जिसमें जो विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती हैं कि उसमें कुछ कच्चे घर हो सकते हैं, कुछ पक्के घर हो सकते हैं, कुछ एक मंजिला एक स्टोरी का घर हो सकता है, कुछ बहुमंजिली इमारत हो सकती है। तो ये इन सारे जो है पहलुओं को क्या बोलेंगे, अधिवास बोलेंगे यानी सेटलमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब सेटलमेंट को कैसे कैटेगराइज किया जाए। ठीक है, तो सेटलमेंट को कई एस्पेक्ट पे कैटेगराइज किया जा सकता था, लेकिन जो मेनली अधिवास को कैटेगराइज किया गया यानी वर्गीकरण किया गया वो मेनली किसके आधार पे किया गया, कार्यों के आधार पे किया गया। किसके आधार पे किया गया? कार्यों के आधार पे किया गया। ठीक है, कार्यों के आधार पे यानी कुछ जगहों पर देखा गया कि जो प्राइमरी एक्टिविटी है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, माइनिंग का कार्य हुआ, फिशिंग का कार्य हुआ, या जो है पशुपालन का कार्य हुआ, ये कुछ विशेष एरिया में होते हैं। कुछ एरिया में देखा गया कि जहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री खूब सारी लगी हुई है, संचार के परिवहन वहाँ पर बहुत काफी डेवलप हुए हैं। ठीक है, रिसर्च काफी हो रहे हैं, बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान के कार्य हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह के कार्य को देखा गया। तो ये कार्यों के आधार पर जो अधिवास है उसको दो, जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी यानी जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा होती थी, माइनिंग एक्टिविटी ज्यादा होती थी या पशुपालन का कार्य होता था, उसको यानी जहां पर प्राइमरी एग्रीकल्चर डोमिनेंट था, प्राइमरी जो वर्क जो होता है, एक्टिविटी होता है, वो डोमिनेंट था, उसको बोला गया आपका रूरल सेटलमेंट। क्या बोला गया? रूरल सेटलमेंट। और जहां पर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी यानी चतुर्थ जो है आपकी एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप जो है डोमिनेंट था, उसको बोला गया अर्बन सेटलमेंट। यानी कार्यों के आधार पे ही तो बोला गया कि एक होता है आपका ग्रामीण अधिवास और एक क्या होता है आपका नगरीय अधिवास। ये दो मेजर जो है अधिवास के क्या होते हैं, सेटलमेंट के प्रकार होते हैं। किसके बेस पे? कार्यों के बेस पे होते हैं। क्योंकि आप लोग भी इसका अनुभव कर सकते हैं, जो भी ग्रामीण एरिया के होंगे वो देखेंगे कि वहाँ पर प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, जो शहर होते हैं वहाँ पर सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसी बेस पे हम अधिवास को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि रूरल सेटलमेंट बेसिकली क्या होता है, जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, डोमिनेंस होती है। ठीक है, अब जो अधिवास होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाएंगे, इस पे दो जो है नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर, दोनों प्रकार के जो फैक्टर हैं, कारक हैं, वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर आपको कहीं बहुत अच्छी भूमि मिल गई, ठीक है, अधिवास बेसिकली वहीं पर देखा गया है, सेटलमेंट वहीं पर बना हुआ होता है,
जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो जो रहने योग्य क्लाइमेट होती है। साथ ही साथ क्या देखा जाता है कि जो भूमि होती है वो ज्यादातर फ्लैट होती है, ठीक है, आसपास जो है जलाशय का स्रोत होता है। साथ ही साथ जो ये है, ये क्या हो गया, ये फिजिकल फैक्टर हो गया, यानी जो भौतिक कारक होते हैं उसको देखकर हम अधिवास बनाते हैं। साथ ही साथ जो है अधिवास पर जो सामाजिक कारक है, जिसको कहते हैं मानवीय कारक, ठीक है, जिसमें मानव का व्यवहार शामिल है, जो जो ग्रामीण जो क्या कहते हैं सोसाइटी में जो प्रथाएं चलती हैं, ये भी बहुत प्रथाएं क्या होती हैं, सेटलमेंट को प्रभावित करती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक क्या है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है, ठीक है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है, जहां पर अधिवास बनाया जा सकता है, यहाँ पर सारी भौगोलिक दशाएं उपयुक्त हैं आपके बसने के लिए। लेकिन आप यहाँ अधिवास नहीं बना सकते हैं, कारण यहाँ की सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना कहने का मतलब ये है कि हमारा समाज विभिन्न प्रकार के धर्मों में, संप्रदायों में, जातियों में क्या हुआ है, बटा हुआ है, जिसका अधिवास पे क्या देखा जाता है, इंपैक्ट देखा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि अधिवास पे धर्म का प्रभाव पाया जाता है। अगर आप अयोध्या चले जाएंगे तो वहां पर जो भी घर बने हुए हैं वो ऐसे परिवर्तित हैं, मंदिरों में परिवर्तित हैं। आपको दूर से देखने पे लगेगा कि ये मंदिर है, लेकिन वो क्या होते हैं, बेसिकली घर होते हैं, ठीक है। यानी अधिवास पे धर्म का भी क्या पाया जाता है, काफी प्रभाव पाया जाता है, जातीय समीकरण का प्रभाव पाया जाता है, सामाजिक संरचना पाया जाता है, प्रभाव पाया जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल और में हम जो आपको देना चाहते थे वो आप देख सकते हैं कि जो ये वर्तमान समय की तो बात ना किया जाए, आज के अगर 20 साल पहले की बात किया जाए, तो आप अपने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसका अनुभव करेंगे, वो इसको जो है अनुभव करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जहां पर अभी भी देखा जा रहा है कि अगर 20 साल पहले सेटलमेंट वहां बसा हुआ होगा, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप वहां ये देखेंगे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं उनके घर आप कहाँ देखेंगे। अगर आपका ये ग्रामीण है, ये आपका गांव है, ये क्या है, आपका विलेज है, विलेज में ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है। तो आप ये पाएंगे, ये आप जो है ये बेसिकली ये उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तर भारत में जो जातीय प्रथा है वो काफी बढ़ चढ़कर क्या है, प्रभाव डालती है, ठीक है, क्योंकि जातवाद इधर बहुत ज्यादा है, अब तो बहुत कम हो गया। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी एससी और एसटी, ठीक है, ये दो कैटेगरी के जो लोग हैं, एससी और एसटी कास्ट में जो भी लोग आते हैं, उनके घर आप बेसिकली देखेंगे कि इस गांव की किस दिशा में होगा, साउथ दिशा में होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था पहले, ठीक है, कि जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, ऐसा माना जाता था कि इनके टच में आने से वो अछूत हो जाते थे, ठीक है, तो अछूत हो जाते थे वो, इसीलिए वो उनको कहाँ बसाया जाता था, गांव के साउथ में बसाया जाता था, क्योंकि साउथ से कभी कोई हवा जल्दी नहीं चलती थी, इसलिए ये अपने आप को क्या हो जाते थे, पवित्र माने जाते थे। अगर इनको इनकी हवा भी लग जाती थी तो ये अपवित्र हो जाते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योग्राफी कह रहा है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने जो है ग्रामीण परिवेश में जहाँ के भी वो अगर उत्तर भारत के हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वो, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि ये स्थिति आपको लगभग 90% जो है एरिया में मिल जाएगी, जो मैं आपको बात बता रहा हूं। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जातीय समीकरण है या जातीय संरचना है जो हमारे समाज में पाई जाती है, अभी भी काफी हद तक बनी हुई है, उसका अधिवास पे यानी सेटलमेंट पे भूगोल में कैसे इंपैक्ट है। आप ये वाली बात कि जो एससी का जो अधिवास है वो गांव के किसी भी वो साउथ एरिया में होता है, ये कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मैं एक लगभग बात करता हूं, मैं 10% की बात छोड़ दिया जाए तो लगभग 90% एरिया में आप पाएंगे ये क्या है, रिसर्च इस पे काफी हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही। अब आइए हम बात करते हैं कि जो रूरल सेटलमेंट है उसके टाइप्स की, ठीक। रूरल सेटलमेंट के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। आप जनसंख्या के आधार पर रूरल सेटलमेंट को कई भागों में बांट सकते हैं। आप जो है अधिवासियों के बीच दूरी कितनी है, डेंसिटी कितनी है, उसके आधार पर उसको भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो सेटलमेंट को अगर हम बांटें किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस कहें या कहें डेंसिटी के आधार पे, ठीक है, कि यानी जो गृह बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, उनके बीच में गैपिंग कितनी है, उसके बेस पे देखें तो रूरल सेटलमेंट के कितने प्रकार बताए गए हैं, बेसिकली 4 प्रकार के बताए गए हैं। 4 में पहला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब होता है सघन अधिवास है। सघन अधिवास में क्या होता है, सघन अधिवास में ये मान लीजिए कोई गांव है, तो इस गांव में जो भी घर होते हैं वो काफी क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो काफी क्या होता है, कम होता है। और ये जो गांव होते हैं तो इन गांव में जो भी घर होते हैं इनमें आपसी भाईचारा होता है, ये हर कार्यक्रम में एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यानी यहाँ पर जो सेटलमेंट का पैटर्न मिलेगा आपको काफी क्या मिलेगा,
जो है न्यूक्लिएटेड मिलेगा, यानी सघन मिलेगा, यानी इसमें जो घर होंगे इस गांव में वो काफी क्या होंगे, पास पास होंगे। तो ये एक प्रकार हो गया आपका सेटलमेंट का, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दूसरा क्या है आपका, सेमी कॉम्पैक्ट। सेमी कॉम्पैक्ट को हिंदी में बोलते हैं अर्धसघन। क्या बोलते हैं, अर्धसघन। ठीक है, अर्धसघन में क्या होता है, अर्धसघन में जो गांव होता है, ठीक है, इस गांव की जो बाउंड्री होती है, इसमें कुछ घर क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, जैसे जो न्यूक्लिएटेड में थे यानी आपके कॉम्पैक्ट में थे। लेकिन कुछ घर क्या हो जाते हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूर पे 4-5 घर के पुरवे बन जाते हैं। ठीक है, आप लोग गांव में देख सकते हैं कि ये पुरवा है, ये दूसरा पुरवा है। ठीक है, तो इसमें सेमी कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि आधा आधा एरिया जो गांव का है वो तो आपस में बसे हुए हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के आसपास हैं, लेकिन कुछ 4-5 घर जो है इनकी दूरी पे बस जाते हैं जाके, इनसे बीच में काफी गैप हो जाता है। ठीक है, यानी ये पुरवा का निर्माण कर देते हैं, यानी जो बस्तियां हैं, ठीक है, ये बस्ती है, इसमें कुछ घर पास पास पाए जाएंगे और कुछ पुरों का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे पुरोए बन जाते हैं 10-12 घर के। तो उस टाइप के सेटलमेंट को बोलते हैं सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ठीक है, ये दूसरा प्रकार हो गया। एक तीसरा प्रकार होता है आपका फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, यानी खंडित अधिवास, इसको बोल सकते हैं हिंदी में अखंडित अधिवास। अखंडित अधिवास क्या होते हैं, अखंडित अधिवास में जो अधिवासों के बीच का जो गैप आपको बताया गया था, जैसे ये गांव है तो इसमें जो घर बने होंगे, 1-2 यहाँ बने होंगे, ठीक है, 2 यहाँ बने होंगे, 2-3 ऐसे ऐसे थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, ये दूर दूर अधिवास हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है, जो अधिवास का जो प्रकार है, इस प्रकार को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड में तो थोड़ा सा अलगाव, ठीक है, यानी थोड़ा सा इसमें क्या होता है, घरों के बीच की जो डेंसिटी होती है थोड़ा सा बढ़ जाती है, किसकी तुलना में, सेमी कॉम्पैक्ट तुलना में ये काफी क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी 2-3 घर के समूह में पाए जाते हैं, लेकिन जो इनकी चारों तरफ की बाउंड्री होती है, इस पूरे को मिलाकर एक विलेज का निर्माण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रकार है आपका आइसोलेटेड सेटलमेंट। ठीक है, आइसोलेटेड सेटलमेंट क्या सेटलमेंट होता है कि कुछ ऐसे जो है, मान लीजिए जो गांव है, ठीक है, तो कुछ जो गांव के बाहर जो खेतों में घर बना लिए गए हैं, किसके लिए, जैसे कुछ गांव में आप जाएंगे तो खेतों में बना हुआ घर पाएंगे, जहां पे कहीं कहीं पर लोग रहते हैं, कहीं कहीं पर नहीं रहते हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं, जैसे जो पंपिंग सेट है, यानी जिससे पानी निकाला जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए। या उन्होंने अपने खेतों में क्या बना रखा है, जानवरों की गौशाला बना रखा है, गायों को पालते हैं, भैंसों को पालते हैं। ठीक है, उसके लिए जानवरों को पालने के लिए क्या किया है, गांव से बाहर थोड़ी दूर पे क्या बना दिया है, अधिवास बना दिया है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, अगर उत्तर भारत में बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की, तो वर्तमान समय में अगर इस तरह के अधिवास देखा जाए, आइसोलेटेड सेटलमेंट, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जानवरों से रक्षा के लिए क्या किया गया है कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि जो है कच्चा मकान बना लिए हैं, कहाँ पे, अपने खेतों में, और रात भर क्या करते हैं, अपनी फसलों से सुरक्षा करते हैं। यानी प्रेजेंट अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो आइसोलेटेड सेटलमेंट जो है वो यूपी में क्या है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में अचानक से बल्क मात्रा में बढ़ गए हैं। विकास क्या कारण है, जानवरों से उनको अपनी फसलों की क्या करना है, सुरक्षा करना है, इसलिए वो एक तंबू बना के रह रहे हैं। कुछ लोग जो है, जो झाड़ियां होती है छोटी मोटी, उससे क्या बना लिए हैं, घर बना लिए हैं, और वहां पर क्या करते हैं, जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। यानी ये गांव से बाहर होता है, ठीक है, जो खेत होते हैं वहां पर बने होते हैं। इस तरह के जो सेटलमेंट होते हैं, इसी को जो है, जो विकसित राष्ट्र होते हैं वहां पर क्या बोला जाता है, यानी विकासशील में भी बोलते हैं, जैसे आप पंजाब में चले जाइए, फार्म हाउस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार के सेटलमेंट है, बस इनका जो है नेचर क्या होता है, वो विकासशील देशों और विकसित देशों की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है कि विकासशील देश होते हैं, उनका पर्पज क्या होता है, खेतों की रखवाली करना, वैसे जैसे उनको खाना खाना हुआ, तो बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ जो खाना खाने घर पे आते हैं। लेकिन अगर यही विकसित राष्ट्र वाले में देखेंगे तो फार्म हाउस में उनके सारे इंटरटेनमेंट की क्या होती हैं, जरूरतें, यानी यहीं पर पूरी करते हैं वो। ठीक है, यहीं पर वो खाना भी खाते हैं, ठीक है, यहीं पर वो घूमते हैं अच्छे से। ठीक है, यानी इनका काफी क्या होता है, ये फार्म हाउस बड़ा होता है। तो ये 4 प्रकार के आपको याद रखने हैं, रूरल सेटलमेंट के टाइप याद रखने हैं। टाइप तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन चारों को आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं रूरल सेटलमेंट में पैटर्न की बात करते हैं, यानी प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूरल सेटलमेंट में हमने बात किया सेटलमेंट के टाइप्स की, अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, ठीक है,
एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है। तो इसको देखने पर आपको क्या लग रहा है? इसको देखने पर लग रहा होगा कि किसी ना किसी प्रतिरूप का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो प्रतिरूप का मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, यानी जो ज्यामितीय रूप होता है, यानी देखने पर अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के अधिवास को देखने पर कोई ना कोई ज्यामितीय प्रतिरूप जो है उभर के आता है कि वो आयताकार है, वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, या वो गोलाकार है, वो अर्धवृत्ताकार है, यानी जो जितने भी प्रकार के ज्यामितीय प्रतिरूप होते हैं, किसी भी अधिवास को देखने पर अगर आपके दिमाग में ज्यामितीय प्रतिरूप उभरता है तो उसी ज्यामितीय प्रतिरूप को हम क्या बोलते हैं? उसी ज्यामितीय प्रतिरूप को बोलते हैं पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, यानी अधिवास का प्रतिरूप। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अधिवास के प्रतिरूप का मतलब क्या है, तो आपको बताना है जो अधिवासों का जो ज्योमेट्रिकल शेप है, यानी ज्यामितीय प्रतिरूप है, उसी को हम पैटर्न बोलते हैं, यानी प्रतिरूप बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न होते हैं। पहला है आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न, यानी आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। पहला क्या है आपका? आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। आयताकार प्रतिरूप कैसा होता है? आयताकार प्रतिरूप जब घर इस तरह के बने होते हैं, ठीक है, यानी आप गए कहीं पर देखा आपने कि अधिवास जो हैं वो आयत के आकार के बने हुए हैं, यानी जो घर लगभग लगभग बने हैं कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये क्या है आपके? ये आयत की तरह दिख रहे हैं ना, इसे देखते जाएंगे तो आयत की तरह दिख रहे हैं। तो इस तरह के अधिवास को क्या बोलते हैं? आयताकार प्रतिरूप। इस तरह के अधिवास भारत में ज्यादातर देखने को कहाँ मिलेंगे? उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ की मिट्टी काफी उर्वर होती है, ठीक है, और वहीं पर इस तरीके से क्या है, इस पैटर्न का निर्माण होता है। यानी मैदानी क्षेत्रों में उत्तर भारत में इस तरीके का प्रतिरूप आपको देखने को मिलेगा। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयताकार प्रतिरूप जो है वो कहाँ पाया जाएगा, तो आपको बताना है उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में। या केवल यही पूछ लिया गया कि आयताकार प्रतिरूप का निर्माण कहाँ होगा, तो बेसिकली ये कहाँ होता है? जहां पर उर्वर यानी फर्टाइल लैंड पाए जाते हैं वहां पर होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आपके देख रहे हैं लीनियर पैटर्न, यानी रेखीय प्रतिरूप। कैसा प्रतिरूप? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप क्या है? मान लीजिए एक सड़क, ठीक है, ये एक सड़क है। अब इस सड़क है या मान लीजिए कि यह क्या है? रेलवे लाइन है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। अब रेलवे लाइन या सड़क के किनारे किनारे अधिवास बन गए, इधर भी बन गए, इधर से भी बन गए, और इसके इधर भी अधिवास पाए जाते हैं। बहुत सारा अधिवास देखेंगे आप कि सड़कों के किनारे किनारे क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। अपने गांव में भी देख सकते हैं कि सड़क जो बने हुए हैं गांव के बीच में, और इधर भी अधिवास हैं और इधर भी अधिवास हैं, ठीक है। जैसे हमारे गांव में क्या है, ये सड़क है, मैंने अपने गांव में इसको जो है ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि ये सड़क गई है बीच बीच, इधर भी अधिवास बने हुए हैं और इधर भी अधिवास बने हुए हैं। तो ये देखने पे कैसे लग रहा है? रेखा के आकार के लग रहे हैं, इसलिए इस अधिवास को कैसे बोलते हैं? रेखीय प्रतिरूप बोलते हैं। यानी रेखीय प्रतिरूप का निर्माण कहाँ होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो सड़कों के किनारे दोनों, या किसी रेलवे लाइन के किनारे किनारे, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या है? रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न को क्या बोलते हैं? अरीय प्रतिरूप। क्या बोलते हैं? अरीय प्रतिरूप, ठीक है। अरीय प्रतिरूप क्या होता है? ये क्या है? आपका कोई चौराहा है। अब चौराहा का मतलब क्या हुआ? जहां पर चार राहों से सड़कें आके मिल रही हैं। ये मान लीजिए चार राह है, इधर से भी सड़कें आके मिल रही है, इधर से भी आके मिल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सड़कें गई, इस सड़क के इधर भी अधिवास बन गए, कुछ इधर भी बन गए, इधर भी बन गए, इधर भी अधिवास बन गए, इधर भी बन गए, इधर भी अधिवास बन गए, इधर भी बन गए, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं, यानी जहां पर चारों तरफ से सड़कें आकर मिलती हैं, ठीक है, तो जो रोड होते हैं उन दोनों रोड के किनारे किनारे जो अधिवास बनते हैं उसको बोलते हैं आपका रेडियल यानी अरीय प्रतिरूप। क्या है आपका? तार पैटर्न यानी तारा प्रतिरूप। तारा प्रतिरूप क्या होता है? तारा प्रतिरूप सेम जो है अरीय प्रतिरूप की तरह होता है, बस अंतर उसमें क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम आपको मिटा के दूसरा बना रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? ये वाला प्रतिरूप बन गया, इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। अभी आपने देखा था कि रेडियल पैटर्न मतलब अरीय प्रतिरूप में क्या होता है कि जो सड़कें होती हैं, सड़कों के दोनों, जो चारों सड़कें जहां पर मिलती हैं उनके दोनों किनारों पे जो अधिवास बने होते हैं, इस तरह के प्रतिरूप को रेडियल बोलते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये रोड और इस रोड के बीच में अधिवास नहीं बने हुए हैं। जब कभी भी इस रोड के बीच में भी ऐसे ऐसे अधिवास डेवलप होने लगेंगे तो इसका आकार कैसे दिखने लगता है? इसका आकार दिखने लगता है
तारा तारा के आकार का। कैसा दिखने लगता है? तारा के आकार का। ठीक है, तारे ऐसे ही दिखते हैं। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या बोलते हैं? स्टार लाइक पैटर्न, यानी तारा सदृश या तारा प्रतिरूप अधवास। इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अगला क्या है आपका? सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर मतलब होता है वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार प्रतिरूप का निर्माण कहाँ होगा? जैसे मान लीजिए कोई तालाब है, ठीक है, अब इस तालाब के चारों तरफ क्या हो गए? अधवास बन गए। तो देखने में कैसे लग रहे हैं? वृत्ताकार लग रहे हैं। ठीक है, किस तरह लग रहे हैं? वृत्ताकार लग रहे हैं। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है कि कोई ऐसा जो है अधवास का निर्माण जो किसी भी वृत्ताकार जो है वस्तु के चारों तरफ होता है तो उसको वृत्ताकार बोलते हैं। एक होता है अर्धवृत्ताकार, यहाँ पर नहीं लिखा गया, आप लोग समझ लीजिए। अर्धवृत्ताकार का निर्माण कहाँ होगा? कोई अर्धवृत्ताकार है, जैसे मान लीजिए कि ये तालाब था, ठीक है, इधर नदी है, इधर तालाब है, तो यहाँ पर केवल अधवास बन गए। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये कहाँ से बन सकता है? जैसे आपने देखा होगा ऑक्सबो लेक, ठीक है, जो ऑक्सबो लेक होती है, ठीक है, तो उस ऑक्सबो लेक का आकार कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जो मियांडरिंग करते समय क्या होता है? कुछ जो है मियांडर, जो मुख्य जो मियांडर होता है उससे अलग हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक के किनारे भी बन सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अर्धवृत्ताकार होते हैं यानी सेमी सर्कुलर होते हैं वो कहाँ बनेंगे? वो ऑक्सबो लेक हो गया, या कोई तालाब हो गया जिसमें आधा भाग क्या है? उसके किनारे बसा हुआ है, या कोई नदी हो गई कुछ इस तरीके के घुमावदार मोड़ पे बना हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है आपका हेरिंग बोन पैटर्न। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है नाम से ही। इसको एक मछली होती है हेरिंग, ठीक है, तो हेरिंग एक क्या है? मछली की एक प्रजाति है। तो हेरिंग जो है अस्थि प्रतिरूप, हेरिंग बोन का हिंदी में बोलते हैं हेरिंग अस्थि प्रतिरूप। अब आपको ये जो एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाता है, आप लोग इसको जो है बहुत हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ईजी है, क्योंकि अब एग्जाम में जो ऑप्शन देता है बहुत ही क्या देता है? पास पास का ऑप्शन। अब हेरिंग बोन क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई रोड गया है, ठीक है, इस रोड में क्या है? यहाँ पे एक रोड आकर मिल रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो ये तो अब क्या हुआ? ये जो रोड था इसके यहाँ अधवास बन गया, ये यहाँ बन गया, इसके यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। यानी इस तरीके का जो अधवास बनता है, यानी जो एक मुख्य रोड पे जो उसके सहायक रोड आकर मिलते हैं और इस सहायक रोड के किनारे किनारे जब अधवास बन जाते हैं तो देखने पर ये कैसे लगते हैं? जो हेरिंग मछली होती है इसकी हड्डी यानी अस्थि यानी बोन की तरह लगते हैं। इसलिए इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलते हैं? हेरिंग बोन। एग्जाम में आपसे आज पूछा जाएगा हेरिंग बोन का निर्माण कहाँ होगा, तो आपको यही बताना है कि एक मुख्य सड़क और उसकी जो सहायक सड़कों के किनारे निर्मित अधवास जो होते हैं उसी को हेरिंग बोन बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ट्रायंगुलर पैटर्न कहाँ बनेगा। यानी ट्रायंगुलर का मतलब क्या हुआ? त्रिभुजाकार आकृति कहाँ बनेगी? त्रिभुजाकार प्रतिरूप। ठीक है, अब त्रिभुजा क्या है? त्रिभुजाकार प्रतिरूप जो बनता है, मान लीजिए एक नदी इधर से गई, ठीक है, और एक नदी यहाँ पे आई, दोनों नदियां मिली आगे बढ़ गई। तो जो दो नदियों के इस पॉइंट वाले पे अगर अधवास निर्मित हो गए, ठीक है, दोनों नदियों के किनारे किनारे या एक ही तरफ, तो इसका आकार कैसा है? इसका आकार कुछ त्रिभुज के जैसा है। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार पैटर्न। दो नदियों के पॉइंट पे बन गया, या कहीं पर एक रोड इधर से जा रही थी, एक रोड से गई, यहाँ पर काट दी, आगे बढ़ गई, तो यहाँ पर सेटलमेंट का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। यानी दो रोड के जो है त्रिभुज के आकार में काटने पर भी बन सकता है और दो नदियों के संगम पे इस तरीके से बन सकता है। अब एग्जाम में ऐसे आ जाएगा दो नदियों के संगम पे किस प्रकार का प्रतिरूप बनेगा, तो संविधान क्या हो जाता है? बच्चों का मौन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेते हैं कि हम तो तेज है, हमें तो भूगोल सब आता है, ठीक है। गड़बड़ी यही करते हैं बच्चे कि बच्चे अपने आप को हम्बोल्ट और रिटर मान बैठते हैं। तो इसलिए आपको हम्बोल्ट और रिटर नहीं मानना है। जिस दिन आपने अपने आप को हम्बोल्ट और रिटर मान लिया उसी दिन आपका क्या हो गया? आप समाप्त हो गए। समाप्त इन द सेंस उसी दिन से आपको नॉलेज जो है बहुत ही क्या होने लगेगा? ऑब्सोलीट होने लगेगा, पुराना होने लगेगा, क्योंकि आप नई चीजों को खोजना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इसलिए जो भी टॉपिक बताया जा रहा है यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है? चीजों को लाइटली नहीं लेना है, बल्कि उस पर ज्यादा से ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर देखना है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्या जो पढ़ाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है टॉपिक, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। इसको किसी भी टॉपिक को आपको लाइटली नहीं लेना है कि जैसे आपको पढ़ा दिया गया
कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। अब माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत में आप दो चीज रटे हैं कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, अंकगणितीय सॉरी जो है ज्योमेट्रिकल रूप से बढ़ती है, और संसाधन क्या बढ़ता है, संसाधन जो आपका बढ़ता है वो अंकगणितीय रूप में बढ़ता है। बस यही दो पॉइंट बात आप जानते हैं, उसके अंदर की और बात आप नहीं जानते हैं। जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो 4 स्टेटमेंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि माल्थस से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है। इसीलिए आपको क्या करना है कि चीजों को लाइटली नहीं बल्कि उसको अच्छे से जो है क्या करना है कि तैयार करना है, और एग्जाम को तभी आप क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो हमने जो भी आपसे शुरुआत में क्वेश्चन पूछा है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, क्योंकि वो एक रिसर्च का पार्ट है। जो आप हमने अधवास पूछा था आपका कि जो SC ST जो होते हैं उनकी अधवास गांव की किस दिशा में है, हमने क्या बताया कि 90% आपको साउथ दिशा में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको कमेंट करके जरूर भी बताइएगा, और वीडियो कैसे लगा इसको भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।